हेलो प्रणाम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में, जहां पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। और ये बीएससी 5th सेमेस्टर के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स है, जिसमें हम आपके सामने सेंट्रल फोर्स की प्रॉपर्टीज लेके आने वाले हैं। हम सेंट्रल फोर्स पढ़ चुके थे, आज हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और विद प्रूफ पढ़ेंगे। तो हम इसकी सेंट्रल फोर्स की पहली प्रॉपर्टी आपके सामने लेके आते हैं। क्या? इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क। पहली क्या है? इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल और ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि अगर आपका टॉर्क अब्सेंट है तो किसी भी सेंट्रल फोर्स का क्या बेटा, एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है? संरक्षित रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो सेंट्रल फोर्स की पहली प्रॉपर्टी है कि इसका कोणीय संवेग जो है वो कांस्टेंट रहता है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यह कोणीय संवेग के संरक्षण का सिद्धांत भी है। इस प्रॉपर्टी को हम आपके सामने प्रूफ भी करेंगे। जैसे हमें पता है, लेट अस कंसीडर पार्टिकल सब्जेक्टेड टू ए सेंट्रल फोर्स। जो पार्टिकल है सेंट्रल फोर्स, वो कितना दिया जाता है बेटा? एफ बराबर एफ वेक्टर बराबर एफ आर इंटू आर कैप। ऐसी तो दिया जाता है सेंट्रल फोर्स, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस था नहीं। और आपको एक चीज और पता थी भैया, अगर ए कैप हो किसके बराबर होता है? ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर ही तो होता है। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, इस आर कैप की वैल्यू रख सकता हूं कितनी? एफ आर इंटू आर वेक्टर अपॉन आर। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई? आपके फोर्स की आ गई। कौन से फोर्स की? सेंट्रल फोर्स की। लेकिन आपको यहाँ पे कुछ दो चार चीजें हैं जो आगे इस्तेमाल होगी। इन दो चार चीजों को आपको याद रखना जरूरी है। कैसे बेटा? एक तो जो आपका टॉर्क होता है, जड़त्व आघूर्ण, ये किसके बराबर होता है? ये होता है आपका dl बाई dt के, यानी कि संवेग परिवर्तन की दर के। कैसे सर? अबे यार, संवेग परिवर्तन क्या होता है? क्या एम वी आर नहीं होता? सर बिल्कुल होता है। जब कोई बॉडी सर्कुलर उस पर दौड़ती है तो एम और आर तो कांस्टेंट होते हैं। एम और आर तो कांस्टेंट होते हैं, तो एम आर तो शुरू में, और डी बाई डी टी क्या बचता है? वी बचता है। वी बचता है और डी वी बाई डी टी त्वरण होता है, तो ये हो गया। तो आर तो मैंने यहाँ रखा एम ए। एम ए किसके बराबर होता है? एफ के। तो क्या यही हमारा टॉर्क नहीं होता? ये मैंने समझाने के लिए बताया, ऐसा नहीं होता रियलिटी में, पर समझ जाओ कि इसमें तो वेक्टर फॉर्म लेके चलते हैं। ये हमारा टो इसके बराबर होता है, और साथ में बेटा ये इसके बराबर भी तो होता है आर एफ के। अगर वेक्टर फॉर्म लिखूं तो बीच में क्रॉस आ जाता है, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं। अब मैं क्या करूंगा, ये दोनों सारी वैल्यू लेके चलूंगा और सोल्व करके देखूंगा, और आपका क्या, एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग को संरक्षित लाऊंगा, कांस्टेंट लाऊंगा। सर कोणीय संवेग को एल भी लिखते हैं और जे भी लिखते हैं, तो आपको इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। किसी बुक में एल लिखा हुआ है, किसी में जे लिखा हुआ है, तो इस चीज को लेके इतना सा भी माइंड में कंफ्यूजन लेके नहीं चलनी। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं टॉर्क के बारे में। वी नो दैट the torque, दिख रहा है अभी नीचे तक? अभी तो बहुत है। एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज, अभी तो बहुत स्पेस चल रहा बच्चा, इज गिवन बाय। हमने मान लिया किसी पार्टिकल टॉर्क है, वो किस द्वारा दिया जाता है? वेक्टर फॉर्म लिखेंगे, टो बराबर आर क्रॉस एफ। यही तो हो गया। अब यहाँ पे हमने एफ की वैल्यू रख दी, एफ हमने यहाँ पे कैपिटल मानना हुआ, तो टो बराबर आर क्रॉस एफ आर इंटू आर वेक्टर अपॉन आर। भैया ये दोनों वेक्टर है, कांस्टेंट है, तो दोनों बाहर आ जाएंगे, तो एफ आर अपॉन आर, तो बाहर क्या बचा? आर क्रॉस आर। ठीक, यही तो बचा। अब एक चीज बताओ बच्चान मेरे, ए क्रॉस बी कितना होता है? ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या होता है?
एक वेक्टर की डायरेक्शन बताता है जिनके प्रोडक्ट करने पर जो तीसरा प्राप्त होता है जो उनके परपेंडिकुलर हो। हम नहीं समझे सर? देखो चांद मेरे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आई कैप होता है, वाई पे जे कैप और जेड पे के कैप। तो जब हम आई और जे की क्रॉस करते हैं तो हमें क्या मिलता था? आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना? 90। तो साइन 90 और एन कैप। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती थी? 1। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 एन कैप। तो क्या बच गया? एन कैप। एन कैप किसे रिप्रेजेंट करता था? डायरेक्शन को, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर प्रोडक्ट है। तो जब ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा तो डायरेक्शन की वैल्यू लिखी जाएगी। डायरेक्शन मैंने क्या बताया? तीसरा वेक्टर जो दोनों के परपेंडिकुलर हो। देखो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये क्या है आपका? जेड एक्सिस, जो दोनों के क्या है? परपेंडिकुलर। ये रहा, तीनों आपस में परपेंडिकुलर नहीं है तो किसके बराबर आ जाते थे? जेड एक्सिस। और जेड एक्सिस पे यूनिट वेक्टर कितना? के कैप। तो ये एन की वैल्यू होती थी। अब अगर मैं आपसे कहूं आई क्रॉस जे निकाल लिया, मैंने कहा आई क्रॉस आई निकालना है, तो आपने कहा आई की मैग्नीट्यूड 1, आई का मैग्नीट्यूड 1 साइन 90 इंटू एन कैप। साइन 90 नहीं आने का यहाँ पे बेटा। आई का आई के साथ क्या एंगल है बेटा? यो भी एक्स एक्सिस पे और यो भी एक्स एक्सिस पे, तो दोनों पैरेलल ना होंगे, और पैरेलल हो तो एंगल 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। यानी कि ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा एन कैप हो गया। और ए क्रॉस ए कितना होगा मेरे? शेड नहीं हो, ए क्रॉस ए कितना होगा? यहाँ ए का मैग्नीट्यूड, यहाँ इस वाले का मैग्नीट्यूड, साइन दोनों एक ही है, सेम है, तो सेम ही डायरेक्शन में होंगे। सेम डायरेक्शन में होने का मतलब दोनों का एंगल कितना? 0 डिग्री। और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? साइन 0 की वैल्यू 0, तो सारा वैल्यू क्या होगी? 0। तो बेटा यहाँ पर आर क्रॉस आर सेम वेक्टर है, तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो एफ आर अपॉन आर इंटू 0, और 0 की किस में मल्टीप्लाई करो, पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ये टो की वैल्यू मेरे पास क्या होगी? 0 होगी। अब यहां पर बट वी नो दैट, लेकिन हम जानते हैं, क्या जानते हैं? टो बराबर डी एल बाई डी टी, इसके बराबर ही तो होता है, बताया था शुरुआत में सबसे। सो डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू 0। अब इसका इंटीग्रेशन कर दूं। जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो L बराबर कांस्टेंट ना आ जाएगा। अब जब इंटीग्रेशन करते हो डिफरेंशियल का उल्टा होता है। अब देखो इसका डिफरेंशियल करके देखो, dl बाई dt और कांस्टेंट का 0, तो dl बाई dt 0 ना हो जाएगा। तो L बराबर क्या आ गया मेरे? कांस्टेंट। तो हमने यही तो बताई थी कि सेंट्रल फोर्स जो आप लेते हो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अब यहाँ पे इस बात को आप लिख सकते हो इजीली। सो क्या लिखा हुआ? 10 वहन पार्टिकल, बुक की लैंग्वेज बोल रहा हूँ, मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ सेंट्रल फोर्स, इट्स एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। मतलब जब पार्टिकल किसी भी सेंट्रल फोर्स के अंडर वो चलता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। जो बात बोली है लिख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब हम सेकंड प्रॉपर्टी पे चलते हैं और फिर थर्ड प्रॉपर्टी पे चलेंगे। हालांकि इसमें फोर्थ भी है, सर आप कराओगे? नहीं कराऊंगा, लेकिन वो साथ में एक टॉपिक भी है और बहुत खतरनाक टॉपिक है, तो हम इस वीडियो में उसे कंटिन्यू नहीं करेंगे, कि नेक्स्ट लेक्चर में उसे कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा लेंथी है, बहुत ज्यादा लेंथी है। उसमें हम इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स भी निकालेंगे, यानी कि वो इसकी प्रॉपर्टी भी और अपने आप में एक अलग से पूछा जाने वाला टॉपिक भी है। तो हम पहले सेकंड प्रॉपर्टी देख लेते हैं। बेटा सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, इसे थोड़ा समझना, क्योंकि ये सारा लैंग्वेज का ही है, इसमें डेरिवेशन कुछ है नहीं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? मोशन अंडर अ सेंट्रल फोर्स टेक्स प्लेस इन अ फिक्स्ड प्लेन, यानी कि सेंट्रल फोर्स के अंदर जो भी मोशन होता है वो एक फिक्स प्लेन के अंदर होता है। समझना फिक्स प्लेन कैसा है। अब मैं आपको एक सिंपल सी बेसिक सी चीज यहां समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो मैं पास यो प्लेन है, तो सेंट्रल फोर्स हमेशा जब भी होगा इसी प्लेन पे होगा। ठीक, मान लो हमारे पास दो क्वांटिटी है ए और बी। अब इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करी तो कुछ ना कुछ रिजल्ट मिल गया, और इस रिजल्ट की कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी। मैंने मान लिया इसकी जो रिजल्ट की डायरेक्शन है
वो क्या है, सी वेक्टर है। मारे ऐसे नहीं होता, आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर के कैप। और मैंने कहा ये जो के है ना, ये सी जो है ये कांस्टेंट है, इसकी कभी भी डायरेक्शन नहीं बदलनी, बदलेगी नहीं कभी भी। तो ए और बी की बदलेगी क्या फिर? नहीं सर, इन दोनों के रिजल्ट से ही तो आ रहा, यो कभी नहीं बदल रहा। जब यो नहीं बदल रहा तो इनकी डायरेक्शन भी नहीं बदलेगी, क्योंकि अगर इनमें से एक की भी डायरेक्शन बदल गई तो इसकी डायरेक्शन बदल जाएगी सी की। और हम क्या कह रहे हैं, सी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इनकी डायरेक्शन भी फिक्स हो जाएंगी। तो हमें यही दिखाना, हम सेंट्रल फोर्स लेके उसके रिजल्ट की डायरेक्शन कांस्टेंट दिखा देंगे, हम इनकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट आ जाएगी। सर हमारी समझ में नहीं आ रहा आप क्या गाथा गा रहे हो। मैं ये बोल रहा हूं कि हम क्या करेंगे, अपने पास से कोई भी दो कोफिशिएंट मान के, दो कांस्टेंट मान के, दो क्वांटिटी मान के उन्हें किसी प्लेन में मान लेंगे और फिर सेंट्रल फोर्स लेंगे और हम दिखाएंगे वे क्वांटिटी बाद में भी सेंट्रल फोर्स में रह रही है और हमेशा सेंट्रल फोर्स के अंदर एक ही प्लेन में रहेंगी। तो यही तो है, मोशन अंडर अ सेंट्रल फोर्स टेक्स प्लेस इन अ फिक्स प्लेन। सर अब भी समझ में नहीं आ रहा, कोई नहीं अब आएगा। लेट अस कंसीडर एट सम इंस्टेंट, हमने किसी समय पे मान लिया क्या, द पोजीशन एंड वेलोसिटी, पोजीशन को आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं और वेलोसिटी वेक्टर को वी से, ऑफ द पार्टिकल लाइज इन एक्स वाई प्लेन। हमने मान लिया कि जो आर और वी है वे शुरुआत में एक्स वाई प्लेन में है और हमें हमेशा यही दिखाने की वे हमेशा एक्स वाई प्लेन में रहेंगे। और जब हमेशा एक्स वाई प्लेन में रहेंगे तो क्या प्लेन हो गया, क्या प्लेन फिक्स नहीं हो गया, टेक्स प्लेस इन अ फिक्स प्लेन। तो फिक्स प्लेन में ही रहेंगे हमेशा, किसमें, एक्स वाई में। देन एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय, तो उनका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं। एल बराबर कितना, आर क्रॉस, बताओ यार, एंगुलर मोमेंटम में कंफ्यूज हो रहे हो भाई यार, अभी 2 सेकंड पहले पढ़ा था, इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात है? अरे यार एल बराबर एम वी आर ना पढ़ा, और एम वी क्या होता है, क्या पी नहीं होता? तो मैंने वेक्टर फॉर्म लिखी है, तो क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता, आर क्रॉस एम वी, यही तो लिख सकता हूं। तो एम तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, आर क्रॉस वी, यानी के समझो, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, बराबर एम तो कांस्टेंट, आर क्रॉस वी। तो देखो बेटा, आर और क्रॉस की, आर और वी की क्रॉस प्रोडक्ट करके हमें एल वेक्टर मिला, और जब हम दो वेक्टरों की क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जो तीसरा वेक्टर मिलता है वो दोनों के क्या होता है, परपेंडिकुलर। समझ गए? यानी कि आर और वी मेरे किस में थे, एक्स वाई प्लेन में, तो जो रिजल्ट मिला क्रॉस प्रोडक्ट करके वो कौन से में होगा, जेड एक्सिस के अलॉन्ग। हमने ये तो बताया आई जे की करोगे तो के मिलता है, जे के की करोगे तो आई मिलता है, पता है। यानी कि जो क्रॉस प्रोडक्ट में जो तीसरा वेक्टर आता है वो दोनों के परपेंडिकुलर आता है और दोनों एक्स वाई प्लेन में। तो एक्स वाई के परपेंडिकुलर जेड ही तो होता है, तो वो किस में आएगा बेटा, जेड एक्सिस में। तो हमने यही तो लिखा। सो फ्रॉम अबव इक्वेशन इट इज क्लियर दैट द एंगुलर मोमेंटम विल बी डायरेक्टेड अलोंग जेड एक्सिस, यानी कि जो एंगुलर मोमेंटम है किसके अलोंग होगा, जेड एक्सिस के। और इससे जस्ट पहले वाली प्रॉपर्टी में हमने प्रूफ किया कि सेंट्रल फोर्स में एल क्या होता है, कांस्टेंट। सेंट्रल फोर्स की तो बात कर रहे हैं हम, इससे जस्ट पहले वाली में। तो जब ये कांस्टेंट हो गया तो क्या ये क्वांटिटी कांस्टेंट नहीं हो जाएगी? देखो, सिंस द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एल इज कांस्टेंट, यानी कि एल का परिमाण और दिशा हमेशा नियत है। हमने जस्ट इससे पहले वाली प्रॉपर्टी में अभी क्या किया है, प्रूफ किया है, कांस्टेंट। सो इट विल ऑलवेज रिमेन डायरेक्टेड अलोंग जेड एक्सिस। अब एल कांस्टेंट हो गया तो हमेशा किस में रहेगा, जेड एक्सिस में रहेगा, यानी कि इसकी डायरेक्शन नहीं बदलेगी। जब इसकी नहीं बदलेगी तो इन दोनों की नहीं बदलेगी, क्योंकि इनमें से अगर एक की भी बदल गई तो इसकी बदल जाएगी। फॉर दिस आर एंड वी ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन, क्योंकि कभी भी एल की डायरेक्शन नहीं बदलेगी, और जब भी कभी भी एल की डायरेक्शन नहीं बदलेगी तो एक्स वाई की डायरेक्शन भी कभी भी नहीं बदलेगी। बेसिक सी चीज है। तो हमने यही तो बताया कि एक्स वाई प्लेन में ही रहेगी हमेशा, क्या होगी, वे फिक्स प्लेन होगी।
तो हम यही तो बताने की कोशिश कर रहे थे कि जो मोशन होता है सेंट्रल फोर्स है वो हमेशा फिक्स प्लेन में होता है। हमने मान लिया आर और वाई से जो मोशन हो रहा है, वी आर और वी से, वी क्या है वेलोसिटी और आर क्या है पोजीशन, यही तो मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं वेलोसिटी और पोजीशन। ये एक्स वाई प्लेन में है और हमने जब सोल्व करके निकाला तो बाद में हमेशा के लिए किस में ही आ रहे, एक्स वाई प्लेन में। हम शुरुआत में वाई जेड मान लेते तो फिर हमेशा वाई जेड में ही आते। तो यही तो हम आपको बताना चाह रहे थे, छोटी सी बात थी, समझने की बात थी। अब इसकी थर्ड प्रॉपर्टी पे आओ। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, सेंट्रल फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। ये आपको समझनी पड़ेगी। सर कैसे, समझो थर्ड प्रॉपर्टी। बेटा आपने संरक्षी या संरक्षी बल पढ़े थे, सर पढ़े थे। किस में पढ़े थे, फर्स्ट सेमेस्टर में न्यूटोनियन मैकेनिक्स में, जिसमें हमने कुछ चीजें निकाल ली थी। हमने क्या निकालना था, कर्ल ऑफ एफ बराबर 0। याद है कुछ, सर हमारे तो याद नहीं। मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ी थी जिसमें हमने ये बताया था, जिसे हम डेल बोल देते हैं नॉर्मली, पर ये होता नहीं। इसका अगर किसी के साथ क्रॉस कर दें या किसी के साथ डॉट कर दें, किसी के साथ बस नॉर्मल ऐसे ही लिख दें, तो क्रॉस करते हैं तो इसे कर्ल बोलते हैं, डॉट करते हैं तो इसे डाइवर्जेंट, और नॉर्मली लिखने पे क्या बन जाता है, ये ग्रेडियंट। यही आपको मैंने किसमें बताया था, फर्स्ट सेमेस्टर की मैथमेटिकल फिजिक्स में। और जो हमारा कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है उसके लिए कर्ल ऑफ एफ हमेशा क्या होता है, 0। तो हम सेंट्रल फोर्स लेंगे और उसका कर्ल ऑफ एफ निकाल लेंगे, और वो किसके बराबर होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। ठीक, एक हमने और निकाला था, एफ बराबर माइनस के ग्रेडियंट ऑफ वी। ये भी तो निकालना था, कुछ याद है। वी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। ये दोनों चीज हमने निकाल ली थी। अब ग्रेडियंट क्या होता है, ये होता है, ये ना डॉट है ना बीच में क्रॉस है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होती है, dv बाई डी आर इंटू वी। इसमें क्या होगा, कर्ल एफ, कर्ल एफ क्या होता है, डेल क्रॉस आर वेक्टर, डेल क्रॉस एफ वेक्टर। अब डेल की वैल्यू आपको पता है, डी बाई डी आर एक्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप क्रॉस एफ। और आप इसे शॉर्टकट में ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, आर किसके बराबर होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। आप ये सब भी लिख सकते हो, इससे तो फर्क पड़ना नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे कर्ल ऑफ एफ निकालना है। आपको एक और याद होगी, मैथमेटिकल फिजिक्स जब फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी थी, नहीं पढ़ी तो जाके सर्च कर लेना, क्या पोलर कोऑर्डिनेट्स, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स बाय फिजिक्स गुरु अंकित सर। बाय फिजिक्स गुरु ही डाल दो, अंकित सर भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमने ये पोलर कोऑर्डिनेट्स में निकालने की कोशिश किया, यानी कि जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई जेड उनसे अलग। तो हमारे पास ये क्या है, ये सेंट्रल फोर्स है, ये आर वेक्टर में होता है। तो जो हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं वे एक्स वाई जेड में होते हैं। तो हमने आर थीटा फाई में बदल लिया, ये हमने कोऑर्डिनेट्स पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, तो भैया कर्ल ऑफ एफ निकाल लेंगे। ये कर्ल, इसमें जो डायरेक्शन होती है जो कार्टेशियन में होती है वो तो आई जे के कैप होती है, इसमें जो होती है ये होती है, बेटा जाके देख लेना, सर्च कर लेना, पोलर कोऑर्डिनेट्स, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, ये सब बाय फिजिक्स गुरु एक वीडियो आ जाएगी उसमें सब मिल जाएगा। अब इसकी वैल्यू तो आर के अलोंग, थीटा के अलोंग, फाई के अलोंग, और एफ किसकी किसकी, अब डेल की वैल्यू रख दी आई के रेस्पेक्ट में, जे के रेस्पेक्ट में, के रेस्पेक्ट में। अब एफ की रखोगे बेटा आर कैप के रेस्पेक्ट में तो एफ आर होगी, थीटा कैप के डायरेक्शन में है ही नहीं तो 0, फाई कैप के डायरेक्शन में भी नहीं है 0। अब इसका सोल्व करते हैं, डेल क्रॉस एफ निकाल ले हैं बराबर, पहले तो ये लोगे आर कैप लिया, ये ढक लोगे 0 माइनस 0 तो 0 हो गया, तो माइनस जे कैप कितना, आर थीटा कैप इंटू, ये तो 0 हो जाएगा, फिर माइनस करेंगे कितना, प्लस के कैप, के की जगह कितना, आर साइन थीटा फाई कैप। दिख रहा साइड में आउट तो नहीं हुआ, देखिए ये ऐसा ढक लोगे और ऐसा ढक लोगे,
ये तो 0, ये कितना हो जाएगा 0 माइनस डे बाई डे थीटा एफ आर। बताओ इसमें कोई रॉकेट साइंस है? दिख रहा, अभी दिख रहा, आउट नहीं हुआ। अब मैं यहां पे कर दे रहा हूं कर्ल ऑफ एफ बराबर, यो मैंने क्लासिकल मैकेनिक्स में जो आपकी पहले थी, सॉरी न्यूटोनियन मैकेनिक्स, उसमें भी कराया था और उसमें एक्स वाई जेड मान के कराया था। तो ये तो 0 ही हो गया। ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस आर थीटा कैप डी कर्ली अपॉन कर्ली फाई एफ आर हो गया, प्लस ये तो 0 प्लस माइनस माइनस आर साइन थीटा फाई कैप कर्ली बाई कर्ली थीटा एफ आर। अब मुझे एक चीज तो दिखाओ, यहां पे फाई लिखा हुआ है, क्या एफ आर फाई का फंक्शन है? नहीं है। तो इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल, मैंने कहा एक्स का जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करोगे तो 0 ही तो आएगा, क्योंकि एक्स जेड का फंक्शन थोड़ी है। ठीक है, तो अब जब इसका इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करोगे 0, और ऐसी आर तो थीटा का भी फंक्शन नहीं है, तो इसके रेस्पेक्ट में भी 0, तो 0 आ गया। तो कर्ल ऑफ एफ जब 0 आ जाए, ये कर्ल एफ ही तो है। जब कर्ल एफ 0 आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है, फोर्स इज कंजर्वेटिव है। तो हम लिख सकते हैं सो वी कैन से दैट सेंट्रल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स इन नेचर। लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। अब एक चौथी प्रॉपर्टी और है, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स। वो चौथी प्रॉपर्टी अपने आप में एक टॉपिक है जिसमें हम टोटल एनर्जी को क्या दिखाएंगे, कंजर्व दिखाएंगे, कि सेंट्रल फोर्स में जो टोटल एनर्जी होती है वो कंजर्व होती है। लेकिन साथ में इक्वेशन ऑफ मोशन भी निकाल लेंगे फर्स्ट इंटीग्रेशन की। वो अपने आप में एक महाभारत टॉपिक है। उस टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।